ये जो खूनी राज सत्ता है, मेहनत कश लोग कहीं भी अपनी अधिकार की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी, गोली, जेल, ये सब होता है। तो इसी पे मैंने ये कविता लिखी है। जिसे शमशान तुमने समझा, जिसे शमशान तुमने समझा, ये बाग है हमारा। समझा है जिसको दुर्बल, ये काल है तुम्हारा। समझा है जिसको दुर्बल, ये काल है तुम्हारा। मोहब्बत से हमने जोड़ा, नफरत से तुमने तोड़ा। मोहब्बत से हमने जोड़ा, नफरत से तुमने तोड़ा। नफरत की आग लगाना इतिहास है तुम्हारा। समझा है जिसको दुर्बल, ये काल है तुम्हारा। मजहब की आड़ लेकर तुमने जो खेल खेला, मजहब की आड़ लेकर तुमने जो खेल खेला। समझे हैं लोग अब तो, समझे हैं लोग अब तो, ये जाल है तुम्हारा। समझे हैं लोग अब तो, ये जाल है तुम्हारा। समझा है जिसको दुर्बल, ये काल है तुम्हारा। तुम तो लगाते आग, हम फेंकते हैं पानी। तुम तो लगाते आग, हम फेंकते हैं पानी। अब बन रही जो बिजली, ये बन रही जो बिजली, ये काल है तुम्हारा। समझा है जिसको दुर्बल, ये काल है तुम्हारा। ऐ जालिमों संभलो जरा, ऐ जालिमों संभलो जरा, तूफान आने वाला। ऐ जालिमों संभलो जरा, तूफान आने वाला। तुम्हारा निशान मिटेगा, तुम्हारा निशान मिटेगा, ऐलान है हमारा। समझा है जिसको दुर्बल, ये काल है तुम्हारा। जिसे शमशान तुमने समझा, ये बाग है हमारा। आप थोड़ा अपने ज़िला के बारे में बताइए, वहाँ किसानों की क्या समस्याएं हैं और आपके संगठन ने क्या काम किया है वहाँ? मैं ज़िला मुरादाबाद से हूँ और अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है तभी से मैं इस बॉर्डर पे हूँ और जो इस बॉर्डर की संचालन कमेटी है उसका भी मैं मेंबर हूँ। देखिए, अपने ज़िले में हमने जब से काम शुरू किया है, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो गरीब किसान, मध्यम किसान और जो गाँव का भूमिहीन है, या तो वो खेत मजदूरी करता है या किसी की ज़मीन लेके वो छोटी मोटी खेती करता है, उनकी समस्याएं हैं। और मुख्य रूप से हम जो हैं उनकी समस्याओं को लेके मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाने का सवाल है। आपके खेती में लागत के जो रेट बढ़ रहे हैं, उन सवाल को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आज दिखाई देती है वो गरीब किसान और मजदूरों के सामने जो सरकारी मशीनरी है, उसकी जो योजनाएं गरीबों के लिए आती हैं सरकार की, उनको लागू करने में दलालों से मिलके
जो सरकारी मशीनरी उनके अधिकार हड़पती है, वो भी एक समस्या है जिसको बड़े पैमाने पर हम लोग उठाते रहे हैं। तीसरी एक समस्या बड़ी जो पुलिस विभाग है उससे होती है। गरीब लोगों के अंदर आपसी लड़ाई के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, छोटा मोटा झगड़ा होता है, पुलिस उसमें इंटरफेयर करती है, दोनों पक्षों से बिना मतलब पैसा लेती है। तो हमारी लड़ाई का बहुत बड़ा सवाल जो है वो पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ भी रहा है। बाकी जो राष्ट्रीय स्तर के सवाल होते हैं, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न का हो, जातीय उत्पीड़न का हो, धार्मिक दंगों का हो, उन सब के खिलाफ भी हम अपने इलाके में बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहे। अभी आंदोलन जो देखा जा रहा है वो किसान यूनियन का आंदोलन देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन की बड़ी भूमिकाएं हैं और जो 40 संगठन हैं। तो इसमें वाम संगठनों का, लेफ्ट संगठनों का कितना मोबिलाइजेशन में, किसानों को जागरूक करने में कितना हाथ रहा है, उस पर आप ज़रा थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत ही वामपंथी संगठनों से होती है। बाकी संगठन जो हैं वो इसमें बाद में शामिल होते हैं। जून 2021 को ये बिल के रूप में लॉकडाउन के दौरान सरकार लाती है। 10 जून को पंजाब के जो किसान बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इसकी स्टडी करके और 20 जून से इसके खिलाफ जो है प्रचार अभियान शुरू किया। गांव-गांव जाके किसानों को ये समझाया कि ये बिल अगर लागू होंगे तो ये ज़मीन जो हम जोतते चले आ रहे हैं, अपने परिवार को पालते चले आ रहे हैं, ये ज़मीन नहीं बचेगी। तो इस आंदोलन को खड़ा करने में जो मेन भूमिका है वो पंजाब के वामपंथी संगठनों की है, कम्युनिस्ट संगठनों की है। इसके बाद जो दूसरे संगठन हैं वो इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं और इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में भी सबसे बड़ी भूमिका जो है वो वामपंथी संगठनों की है, जो कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में किसानों के संगठन हैं। यहाँ आने के बाद जो सरकार से समझौता वार्ता चली उसमें कम्युनिस्ट संगठनों के अलावा एक बड़ा सेक्शन था जो इस आंदोलन को सरकार के प्रपोजल पर समझौता करके वापस जाने के पक्ष में था। ये 2 धाराएं इस आंदोलन में लगातार रही हैं कि जो सरकार प्रपोजल देती थी उस पर कुछ संगठनों का ये मत था कि भाई हमें समझौता मान के वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ये वामपंथी संगठन जो पंजाब के हैं, इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये कृषि कानूनों की वापसी से कम पे हम वापस नहीं जाएंगे, या तो यहाँ से हमारी डेड बॉडी जाएंगी या कानून वापसी होंगे। पंजाब के किसानों का, यूपी के किसानों का, हरियाणा के किसानों का इतना दबाव था कि वो जो समझौते वाली प्रवृत्ति थी वो उस दबाव के सामने टिक नहीं पाई और ये आंदोलन जो है आगे बढ़ता चला गया। तमाम चढ़ाव उतार, तमाम घटनाक्रमों के बाद भी, तमाम इंसिडेंटों के बाद भी ये आंदोलन जो है आगे बढ़ता रहा। एट लास्ट जब यहाँ के कारपोरेट को लगा और यहाँ जो ये भाजपा सरकार है इसको लगा कि जितना ये आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही हमारा नुकसान होगा और ये आंदोलन कहीं ऐसा व्यापक रूप धारण ना कर ले जैसे अडानी अंबानी का पंजाब और हरियाणा के अंदर आज भी बहिष्कार है, तमाम जो है टोल प्लाजा बंद हैं और उनके सामानों की बिक्री का भी बहिष्कार है, उनके मॉल भी बंद हैं। असल में इनको जब ये लगा कि ये आंदोलन अगर देश के अन्य कोनों में ये रूप ले गया तो ये जो हमारी लूट का पूरा ढांचा है ये चरमरा जाएगा, तब इन्होंने इन कानूनों की वापसी की घोषणा की है। इन कानूनों की घोषणा के बाद भी अभी आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो एमएसपी का सवाल है ये बड़ा सवाल है। अभी मैं साथियों से बात कर रहा था कि एमएसपी का सवाल केवल किसान का सवाल नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो ठप पड़ा है। उद्योगपति कह रहे हैं मंदी का शिकार हैं। अगर उपभोक्ता की जेब में पैसा नहीं होगा तो मंदी से नहीं निकल सकते। इसलिए अगर एमएसपी मिलता है, भारत के अंदर सबसे बड़ा तबका है जो किसानी से जुड़ा हुआ है, और किसान की जेब में पैसा होगा तो मार्केट जिंदा होगा, मार्केट जिंदा होगा तो उद्योग जिंदा होगा, उद्योग जिंदा होगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सवाल एमएसपी का जो है
ये इतना गंभीर सवाल है, ये केवल किसानों का सवाल नहीं है, ये सवाल भी पूरी जनता का सवाल है। और इस सवाल को आखिर तक लड़ेंगे। ये हो सकता है कि संयुक्त मोर्चा कोई फैसला ऐसा करे कि भाई आंदोलन का ये रूप ना रख के कोई दूसरा रूप अपनाए, लेकिन इस आंदोलन को बीच में छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, चाहे इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े। इसी कोरोना लॉकडाउन के समय ही किसान ये 3 कानून पास हुए, उनके साथ साथ लेबर कोड 3 लेबर कोड भी पास हुए हैं। आपको लगता है किसान आंदोलन एक शुरुआत है, इसके साथ साथ मज़दूरों का आंदोलन भी सुदृढ़ होगा और मज़दूर वर्ग भी अपने इन लेबर कोड्स को वापस लेने के लिए अमेंडमेंट जो हुए हैं उसके लिए सड़कों पे आएंगे और किसान मज़दूर साथ होंगे? हाँ, ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण किया है। और ये केवल आशा ही नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन इन बिलों को ख़त्म कराने के लिए भी मजदूर वर्ग को खड़ा करने की कोशिश करेगा। चूँकि मजदूर और किसान जो हैं यही उपभोक्ता हैं और यही उत्पादक हैं। अगर मजदूर के और किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो ये मार्केट नहीं चलेगा, ये अर्थव्यवस्था जो है ये चौपट हो जाएगी। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में मजदूरों का आंदोलन भी किसानों के साथ साथ बढ़ेगा और इन कानूनों को, जो कोड बिल इन्होंने पास किए हैं लेबर के, इनको भी इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि यहाँ की जनता की एक समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। अभी तमाम शिक्षा का इन्होंने निजीकरण कर दिया। बोलते तो ये हैं कि सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी बना दी कि समाज का 50% हिस्सा अब शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। अभी शिक्षा का सवाल भी उठेगा, अभी आपका स्वास्थ्य का सवाल है। जो मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज़ें हैं उनको बजाय सरकार जिम्मेदारी लेने के वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और जो निजी कारपोरेट हैं, पूंजीपति हैं, उनको उसमें आने की खुली छूट दे रही है। तो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य ज़रूरत के अनुसार सबको मिलना चाहिए। ये सवाल भी आगे चल के इस आंदोलन में उठेगा, जिसको हम लोग उठाएंगे और इस आंदोलन की निरंतरता को हम जारी रखेंगे। आपने प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया है और प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे पूरे देश में इतना व्यापक हो चुका है इतने सालों में कि लोगों को भी उस प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी लोग बहुत सवाल पूछ रहे तो क्या हो गया अगर अडानी अंबानी के हाथों में दे दिया, अगर एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई तो क्या हो गया। तो आप थोड़ा ये बताएंगे कि ये क्या हो गया है और क्या हो जाएगा, इससे आगे के नुकसान क्या हैं? देखिए, इसके लिए एक बार मेरे रिश्तेदार हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ आ रहा था और निजीकरण पे हमारी उनकी चर्चा चल रही थी। तो वो तर्क दे रहे थे कि जो संस्था सरकारी होती है वो घाटे में रहती है, उसी संस्था को जब निजी हाथों में दे देते हैं तो वो फायदे में चली जाती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम खेती करते हो? बोले करते हैं। तुम्हारे खेत में मजदूर काम करता है? बोला करता है। तो मैंने कहा मजदूर खेत का रखवाली करने की बजाय अगर खेत से चोरी करने लगे तो तुम खेत बेचते हो या मजदूर को हटाते हो? तो अगर तुमने आज तक खेत नहीं बेचा, मजदूर बहुत सारे बदले होंगे, नौकर बहुत सारे बदले होंगे, तो अगर सरकारी संस्थाएं सरकारी कर्मचारियों की नाकामी की वजह से या उनके काम चोरी की वजह से अगर वो नुकसान में जा रही हैं, तो आप उस संस्था को सुधारेंगे, उन कर्मचारियों को सुधारेंगे या कि उस खेत को ही बेच देंगे? जो सरकारी संपत्ति से बनी हुई तमाम संपत्ति हैं, जो जनता के पैसे से बनी है, उनको आप निजी हाथों में दे रहे हैं। ये जो है ये देश और समाज के विपरीत है और हम जो हैं इस निजीकरण को ख़त्म करने की